तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, टनाटन। मैं भी एकदम मस्त। तो आज चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मेरे पास दो चांस है, अभी दो टाइप का मैं कर सकता हूं। या तो एक छोटा सा वीडियो बना के अभी डाल दूं जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, जो मुश्किल से 20-25 मिनट का बनेगा, मुश्किल से अगर बनता है तो। या तो मैं इसमें ये भी डाल दूं और ऊपर से कॉनकेव लेंस भी ऐड कर दूं, कॉन्वेक्स लेंस भी ऐड कर दूं, प्रॉपर्टी मतलब लेंसेज भी ऐड कर दूं। तो मुझे जो सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक अलग वीडियो डालता हूं और कॉन्वेक्स लेंस एक अलग वीडियो डालता हूं। तो इसको डालने के बाद दो वीडियो या सात हो जाएगा। इसको डालने के बाद तो कोशिश करूंगा दो वीडियो में खत्म हो जाए, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आता है वो कहता है कि जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाइन ऑन अ सेम प्लेन, सेम वही लॉ यहां भी एप्लीकेबल है। जैसे कि मान लीजिए ये रहा मेरा क्या, एक ग्लास, क्या रहा एक ग्लास। अब ये जो इंसिडेंट रे आएगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे जाएगी, और ये जो जहां पे इंसिडेंट लाइट गिरी है वहां पे ये जो नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। कौन कौन सी? द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। मैं थोड़ी स्पीड कम करूंगा क्योंकि ये किसी ने मुझे सुझाव दिया हुआ है कि राइटिंग सही करिए सर, व्यूज ज्यादा आएंगे। तो व्यूज गया भाड़ में, राइटिंग सही करता हूं मैं, धीरे धीरे हो जाएगा। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड द नॉर्मल रे एंड द नॉर्मल लाइन या नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब है कि आप नॉर्मल लाइन वहां पे बात करें जहां पे इंसिडेंस रे गिर रही है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। वो पॉइंट जहां पे नॉर्मल इंसिडेंट लाइन गिर रही है, जहां पे आके ग्लास को वो टच कर रही है, वो बाउंड्री का वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आके गिर रही है, उस पॉइंट से निकलने वाला नॉर्मल लाइन, ये ध्यान देना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन अ सेम प्लेन, लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये था हमारा पहला रूल। अब चलते हैं बेटा सेकंड रूल की तरफ। चलते हैं किसकी तरफ? सेकंड रूल की तरफ। अब सेकंड रूल जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था वो ये था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ था वो ये था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम वैसे ही यहां पे द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम वैसे ही द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट मैंने पहले ही आपको यह बता चुका है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही बराबर नहीं होते, दोनों ही बराबर नहीं होते। रिफ्रैक्शन में आपको मैंने बताया हुआ है कि रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे बनेगा वो बराबर नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। बट एक और लॉ है इसका कि साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, थीटा थीटा पढ़े होगे टेंथ में, पढ़ोगे टेंथ में, क्या है वो आएगा समझ में। चिंता नहीं करनी है कि कहां से वैल्यू लाऊंगा, क्वेश्चन में वैल्यू देगा, क्वेश्चन में वैल्यू देगा वो, ठीक। अब देखो क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, फॉर अ गिवन मीडियम। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। अभी मैं साइन को साइड में करता हूं। मान लेते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है 15 डिग्री। तो अगर मैं, अब मान लीजिए ये आपका एयर है और ये ग्लास है, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं एंगल आई बाई एंगल आर, तो ये आपका निकल जाएगा 30/50 डिग्री और ये आंसर आएगा 2। अब ये 2 वाला जो 2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ये ग्लास और एयर के लिए किसी भी जगह पे कांस्टेंट होगा। चाहे आप मून पे ले जाके करो, चाहे धरती के 50 किलोमीटर नीचे ले जाके करो, चाहे यहां करो, चाहे जहां करो, अगर जो लाइट है वो एयर से आती हुई ग्लास के अंदर जाएगी तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा 2 ही आएगी, ये हमेशा 2 ही आएगी। अब कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? इससे बेटा ये फायदा होगा कि अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता है और आपको ये पता है कि लाइट यहां से जाके यहां जा रही है और हमेशा 2 ही आता है, तो आप ऐसे 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लीजिए ये आपको 60 डिग्री मिल रहा हो तो आप लिखेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा 60/2 जो कि हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये है नहीं रियल में, एज ए एग्जाम्पल लिया हूं, 2 नहीं होता है, एंगल उसका 1.5 है। ये मैं एज आपको एग्जाम्पल समझा रहा था। क्या समझा रहा था मैं आपको? एग्जाम्पल समझा रहा था। सेकंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसका रेशियो? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसका किसका? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द sign of angle of refraction is always constant, is always constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. इसका साइन के साथ एंगल और इसका साइन के साथ एंगल हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इतना लिखिए। एक एग्जांपल लेके आपको आगे समझाता हूं, मैं इसको इरेज करूं, लिखिए इसको। चलिए, अब एक वर्ड निकल के आता है, एक वर्ड निकल के आता है, बहुत प्यारा सा नाम है उसका, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक प्यारा सा नाम निकल के आता है। अब ये होता क्या है? अभी मैंने आपको बोला कि ये जो साइन आई है डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको साइन आर करता हूं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर वो लाइट, जो रे ऑफ लाइट थी, जहां से कांस्टेंट वैल्यू निकल के आया है, जिस रे ऑफ लाइट की मदद से मैंने ये कांस्टेंट वैल्यू लेकर आया हूं, अगर वो रे ऑफ लाइट एयर से होते हुए सेकंड मीडियम में इंटर कर रही है, सेकंड मीडियम में इंटर कर रही है, सेकंड मीडियम में इंटर कर रही है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आती है वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब कि ग्लास है अगर, तो कैसा भी ग्लास होगा उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। अगर ग्लास हो कोई है तो चाहे ये इधर इतना, चाहे इतना बड़ा ग्लास हो और चाहे इतना बड़ा ग्लास हो, चाहे इतना लंबा सा ग्लास हो, चाहे इतना चौड़ा सा ग्लास हो,
यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाई साइन आर, लेकिन साइन आई कहां से होना चाहिए? एयर से। तो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि साइन आई बाई साइन आर का ये जो कांस्टेंट वैल्यू है कब निकल के आए? जब एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ मतलब जो रे ऑफ लाइट हो वो एयर से आती हुई उस मीडियम में जाए, और वहां पे जो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू निकल कर आती है कांस्टेंट वाली, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्या मैंने बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? सेकंड क्या बोला है मैंने? द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट साइन आई बाई साइन आर व्हेन रे of light passing through the air and entering in that medium and goes through that medium ये क्या था? यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट साइन फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द एयर एंड गोज थ्रू दैट मीडियम। कोई भी मीडियम हो, कोई भी पार्टिकुलर मीडियम हो, मीडियम आपका चाहे यहाँ पे ग्लास ले लो, चाहे यहाँ पे आप वाटर ले लो, कोई भी सेकंड मीडियम, मतलब पहला मीडियम एयर हो और दूसरा मीडियम क्या हो, जिस ऑब्जेक्ट का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी, द वैल्यू यू फाइंड फॉर दैट पार्टिकुलर मीडियम अब जो वैल्यू आप निकाल के आओगे, द वैल्यू यू फाइंड फॉर दैट पार्टिकुलर मीडियम is the refractive index of the second part. Is the refractive index of the medium. एक एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर मैं लेता हूं एक एग्जांपल। ठीक, एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से पास होती हुई एक ग्लास पे जाके गिरी, एक ग्लास के थ्रू निकल गई। ठीक, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना एयर पे वो बना बेटा 30 डिग्री का, 30 डिग्री 36 डिग्री, एक एग्जांपल है 37 डिग्री, सॉरी, ये जो एंगल बना ये कितना बड़ा? 37 डिग्री। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो बना 24 डिग्री। कितना बड़ा? 24 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना हो, मुझसे बोले कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो मुझे ये कांस्टेंट वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे आप? यहां पे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मुझे पहले ये निकालना होगा, ये जो वैल्यू आएगी वही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती क्या है बेटा? साइन आई अपॉन में साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा भाई साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 24 डिग्री। 37 डिग्री की वैल्यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 0.60 और साइन 24 डिग्री की वैल्यू होती है 0.40। ठीक, अब यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 1.5, और ये 1.5 सारे ही टाइप्स की ग्लास के लिए सेम होता है। सारे ही टाइप्स की ग्लास के लिए ये वैल्यू सेम होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यहां भी एक साइन वैल्यू है, यहां भी साइन है, तो ये दोनों कट गया, इसीलिए एक यूनिटलेस वैल्यू है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक,
it does not have any unit। ठीक, लिखिए इसको, चलते हैं आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बेटा वीडियो बहुत छोटा बन रहा है, इसीलिए मैं ग्लास का भी वो ऐड करूंगा इसमें, रूल्स। इमेज फॉर्मेशन कल कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, मैं तो आज ही डालूंगा उसको भी। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बेटा ऐसे 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 डिनोट करते हैं, एन के लिखते हैं, ये डिनोट ऐसे करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का पहला तरीका क्या था? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, एक और तरीका है, द अनदर वे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ मीडियम, इंडेक्स ऑफ मीडियम is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। ठीक, कि एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या था? साइन आई बाई साइन आर कर दो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिला है उसको डिवाइड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिला है उसका साइन की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई उसी रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन की वैल्यू, मतलब साइन आई बाई साइन आर। वो भी एक रिफ्रैक्टिव वैल्यू उतनी ही निकल कर आएगी जो वो कांस्टेंट है। साइन आई बाई साइन आर करोगे तो भी 1.5 आया था ग्लास और एयर का, मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास करूंगा तब भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.5 ही निकल कर आएगी। ठीक, अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना और स्पीड ऑफ लाइट दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो पहली मीडियम में है डिवाइड कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट जो दूसरे मीडियम में होती है। अब यहां पे एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकल के आता है। क्या चीज? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो वो भी बाद में समझाते हैं, पहले यही वाला समझाता हूं मैं। ठीक, कैसे निकालोगे आप, ये करोगे कैसे बेटा आप? ठीक, अब इसमें भी निकलेगा किसका? इसी का तो निकलेगा, पहला तो एयर ही है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहां सी गायब है, the refractive index of medium 2 with respect to the medium 1, with respect to the medium 1 is the ratio, वही सेम चीज लिख रहा हूं, is the ratio of speed of light in medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, to the speed of light in medium 2। मतलब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, क्या निकालना हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं? 2 से, n से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड मीडियम का। किसका? सेकंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? पहले के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, ऐसे लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द 1, जिसका निकाल रहे हैं वो राइट साइड में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो 1 के साइड में होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा। कैसे होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन medium 1 divided by speed of light in medium 2, speed of light in medium 2, in medium 2।
किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मीडियम 1 कुछ भी हो, मीडियम 2 कुछ भी हो। मीडियम 1 आपका एयर हो सकता है, वाटर, वैसे मीडियम 2 वाटर हो सकता है, मीडियम 1 आपका वाटर हो सकता है, मीडियम 2 ग्लास हो सकता है, दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन 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 जब पहला मीडियम एयर के अलावा हुआ, अगर पहला मीडियम एयर के अलावा कुछ हुआ तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर पहला मीडियम एयर है तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मैं यहां लिख सकता हूं, इफ द फर्स्ट मीडियम इज अदर देन एयर, if first medium is other than the air, then the refractive index is called as relative refractive index। ठीक है, मैं हट रहा हूं, पॉज करिए, ऊपर वाला लिखिए, मैं उसको इरेज करके यही लाइन अभी फिर लिखूंगा। अब तक आपने लिख लिया होगा, मैं ये लाइन इरेज कर रहा हूं, अब इस लाइन को इरेज करके मैं वही लिखूंगा। if the first medium is other than the air, is other than the air or vacuum, if the first medium is other than the air or vacuum, then the refractive index, is called the relative refractive index, the relative refractive index। अगर पहला मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और होता है तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और कुछ यहां पे इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, यहां पे आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू द वाटर, क्या निकल के आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये निकल के आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ये ध्यान देना। अभी एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है, लिखो इसको, पूरा रीड करता हूं फिर, जल्दी लिखो। चलिए निकालते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसका? ग्लास का निकालते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। किसका निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर। दो कैसे निकालना होगा, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है, 2 × 10⁸। सीधी सीधी बात है बेटा, ये कट गया और इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया वो 1.5 आया। अब मैंने साइन आई बाई साइन आर से भी निकाला है, वीडियो को रिवाइंड करिए, जाके देखिए वहां भी 1.5 आया है, आया कि नहीं। अब अगर मुझे पता है ये 1.5, मुझे नहीं पता था कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होती, मुझे नहीं पता स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होती है, भूल जाओ ये बगल वाली चीज, मुझे नहीं पता स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, पर मैंने एंगल के थ्रू ये निकाल लिया था कि जो एन की वैल्यू आती है ग्लास में एयर के रिस्पेक्ट में वो 1.5 आता है। कैसे निकाला था मैंने इसको निकाला था साइन आई बाई साइन आर से, साइन आई बाई साइन आर से 1.5 आती है। मैंने इसको किससे निकाला था, साइन आई बाई साइन आर से, जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता करनी है किसमें, ग्लास के अंदर। कैसे पता करूंगा, ऐसे पता करूंगा, मुझे पता है ये चीज, मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम ग्लास टू द एयर बराबर होगा किसके, स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मुझे ग्लास का नहीं पता, मुझे ये पता है ये मेरी वैल्यू 1.5 क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ग्लास और एयर के लिए कहीं भी सेम होगी, हमेशा सेम होगी, तो ये 1.5 ही आना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर मुझे पता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मैं GS मान लेता SG मान लेता हूँ। मुझे चाहिए क्या, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये आपका जो SG निकल के आएगा ये आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। इसको यहाँ से डिवाइड करोगे ये 2 आएगा, तो स्पीड ऑफ ग्लास आपकी निकल के, स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास ये निकल के आ जाएगी 2 × 10⁸, जो कि देख लो वही होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की क्षमता कितनी है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो लाइट को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम वो उतना ही कम बेंड करेगा। और मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस में आ जा रहा है, मतलब कि पॉइंट में आ रहा है, 1 से भी छोटा आ जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भेजने लगेगा फिर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप इसको मैं उल्टा कर दूं, तो 1/1.5 नीचे आ जाएगा ना, ये जो 2 है ये 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 आंसर आएगा, कि नॉर्मल से भी दूर भाग जाएगी लाइट। ठीक है, इसको लिखिए। अब ज्यादा कुछ है नहीं, जहां तक मैं चलूंगा वही रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर, या 1-2 पॉइंट बचे होंगे तो मैं लिख के भी समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। लेंसेस होता क्या है, क्या लिखा है, बाहर में जाए, सीधा सीधा भी ये समझो। अभी तक क्या था, स्फेरिकल मिरर था ना, ये मेरा कॉनकेव मिरर था, ये इधर से ये ऐसे था। ठीक, अब क्या किया है कि एक ओपैक ये ले लिया, एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मिरर ले लिया, फिर एक और ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मिरर ले लिया, और इन दोनों को इसे ज्वाइंट कर दिया। अब बेटा ये बन गया एक मोटा सा ग्लास स्लैब, जिसका ये वाला पार्ट एक अंदर घुसा हुआ है, बीच वाला पार्ट अंदर घुसा हुआ है, कोने कोने पे मोटा है, बीच में पतला है, कोने कोने मोटा है। ठीक है, ऐसे मिला के एक बना दिया क्या, कॉनकेव। ऐसे मिला के 2 स्फेरिकल लेंसेस बना दिए, ये लेंस बन गया। अब लेंस किस पे वर्क करता है, मिरर क्या करता था, रिफ्लेक्ट करता था, लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। वहां रिफ्लेक्शन होता था, यहां रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड करेगी, रे ऑफ लाइट बेंड करेगी। किसकी वजह से, क्योंकि देखो अभी हमने ग्लास स्लैब देखा, अब ग्लास स्लैब में क्या था, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा कुछ था, स्पीड ऑफ लाइट आके चेंज हो जा रही थी, तो वेवलेंथ चेंज हो जा रही थी, लाइट मुड़ जा रही है। तो यहां भी क्या हुआ, यहां भी तो एक ग्लास स्लैब ही है, बस वो ग्लास स्लैब कोने कोने पे मोटा है और अंदर से धसा हुआ है, या फिर कोने कोने पे पतला है, बीच से मोटा है, तो वही है। द वर्किंग ऑफ लेंसेज इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू इट। अब 2 प्रकार के लेंस होते हैं बेटा। अ लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय द 2 स्फेरिकल सरफेसेस। एक मोटा सा ग्लास स्लैब है वो, जो कि 2 स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड है, जिसमें से पहला आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसके बीच बीच में मोटा होगा और किनारे पतले होंगे उसके, यूं। और फिर लास्ट में आता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसके किनारे मोटे मोटे होंगे और बीच का पतला होगा, बीच का पतला होगा। मैं लेंस समझा रहा हूं, किनारे किनारे पे मोटा होगा और बीच का पतला होगा, और कॉन्वेक्स में बीच में मोटा होगा। और जैसे मैंने स्फेरिकल मिरर में आपको याद करने को बताया था, अगर कॉनकेव की बात करें तो अंदर की तरफ, कॉनकेव की बात करें तो अंदर की तरफ, लेंस में भी वही है। और जब कॉनकेव अंदर की बात कर रहा है तो कॉन्वेक्स बाहर वाले की बात करेगा। जैसे कि स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने कॉन्वेक्स के रूल पढ़े थे, अभी हम पहले कॉन्वेक्स के रूल पढ़ेंगे, फिर कॉनकेव के रूल पढ़ेंगे। वहां पे कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन ज्यादा थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस मिरर के सरफेस के इमेज फॉर्मेशन ज्यादा है। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फिर प्रिंसिपल, फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। इसके बाद फिर कॉन्वेक्स के रूल, कॉनकेव के रूल। बस यही इतना हमें आज पढ़ना है, या इससे कम भी हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बचेगा सिर्फ क्या, इमेज फॉर्मेशन, चाहे अगली वीडियो में ही खत्म हो जाए चैप्टर ही पूरा। तो चलिए चलते हैं किसकी तरफ, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, वो सब भी देखते हैं। उसके पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं बेटा। ठीक, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम को ध्यान से देखो। मैं भी एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस, जो कि बिगड़ गया मेरा।
बेटा ये मैंने बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया, ठीक। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का जो ये सेंटर होगा ना, इस सेंटर को बोलेंगे बेटा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। और इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एक लाइन इधर भी जाएगी और एक लाइन इधर भी जाएगी, इसको बेटा बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, जैसे वहां पे सेंटर वो क्या था, पोल था, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन मैच करती थी उसको क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है और पोल भी नहीं है, यहाँ पे लेंस का मिडिल पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसी ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास होती चली जाती है दोनों साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे ये वाला सरफेस भी है और ये वाला सरफेस, दोनों ही अवेलेबल है लाइट को आने के लिए। ठीक, अब यहां पे पहला चीज क्या है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, पहली बात तो हाँ छोड़ो। अब क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस जैसे वहां पे क्या था प्रिंसिपल फोकस, कि जो लाइट आती थी रिफ्लेक्ट होकर के जहां पे सारी पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होकर जहां पे आके मिल जाती थी, उसे हम बोलते थे क्या? प्रिंसिपल फोकस। तो यहां भी वही सेम चीज है, जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए ये सारी की सारी पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये तीन पैरेलल लाइन ऊपर से गई और तीन पैरेलल लाइन यहां से नीचे से जा रही हैं। ये सारी की सारी ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचने के बाद, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तक पहुंचने के बाद, ये सारी की सारी रेज किसी एक जगह पे जाके मिल जाएंगी। ये सारी की सारी रेज किसी एक जगह पे जाकर के मिल जाएंगी, किसी एक जगह पे जाकर के मिल जाएंगी। इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस या फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और ये पैरेलल रेज इधर से आकर के यहां भी मिल सकती हैं, और यहां भी सरफेस है तो चाहे इधर से भी आके इधर भी मिल सकती हैं। तो ये जो लाइन इधर से आएंगी और मिलेंगी, तो यहां पे भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा। मतलब लेंसेस के दो फोकाई होते हैं, एक लेफ्ट में भी होता है, एक राइट में भी होता है। और इस फोकस से लेकर के इस ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या चीज? बीच का जो पार्ट उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, लेंस के बीच वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जितनी भी लाइनें आती हैं, जितनी भी रेज आती हैं पैरेलल रेज, वो सारी की सारी लेंस से पास होने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं। वो सारी पॉइंट जहां पे मिलती है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस दोनों ही साइड होता है, चाहे इधर से रेज आएंगी यहां पे मिलेंगी तो भी ये प्रिंसिपल फोकस है, और यहां से रेज आएंगी यहां मिलेंगी तो भी ये प्रिंसिपल फोकस है। और एक लेंस के दो फोकस होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर से भी रे आके यहां मिल सकती है और इधर से भी रे आके यहां मिल सकती है। डिफिनेशन ये लिखी हुई है, लेंस हैज अ टू फोकाई, the two foci of a lens are equal distance from the optical center, one on either side of the lens। दोनों ही इक्वल डिस्टेंस होंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी जितनी दूर पे होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी उतनी ही दूर पे होगा ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों का डिस्टेंस में कमी नहीं होगी या कम ज्यादा नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होगी, वही यहाँ पे फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, यही इतना था आपके कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब चलते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। उसके बाद तीन रूल है कॉन्वेक्स लेंस के, वही पढ़ेंगे हम बस। ये तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? ठीक है, चलो क्या बचा हुआ है अब? कॉनकेव लेंस के वही सेम चीज यहां भी होगा। क्या है देख लो, क्या कह रहा है कि इसमें जो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है। देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक, यहां जगह है तो यहां बड़ा बनेगा, ये मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक, बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, बीच के पॉइंट को है ना ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बेटा। हाँ, वही बीच के पॉइंट को तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक, अब यहां से एक पैरेलल लाइन पास हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जितनी भी लाइन इसके पैरेलल जाएंगी, पहली चीज कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब जितनी भी पैरेलल लाइन इसके आएंगी, ठीक, तीन इधर आई, दो मान लो नीचे आई, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तक पहुंचेंगी। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक, तो यहां तक ये पहुंचेंगी। यहां तक पहुंचने के बाद कॉनकेव वाले को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो ये ऐसे यहां से आने के बाद ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी,
कहाँ जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन इन डाइवर्ज हुई रेस को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो ये सब की सब मुझे एक किसी पॉइंट पे आके मिलती हुई दिखाई देंगी, किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, और इसी पॉइंट को यहां पे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और इधर भी होगा और ये चीज इधर भी होगा। और दूसरी चीज फोकल लेंथ, सेम चीज, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल लेंथ के बीच की जो लेंथ होगी वो फोकल लेंथ, फोकस दोनों साइड होगा। कन्वर्जिंग में एक्चुअली में जहां पे जो रेज जाके मिल जाएंगी वो प्रिंसिपल फोकस होगा, यहां पे जो रेज आएंगी वो डाइवर्ज होकर निकल जाएंगी। निकली हुई रेज को जब मैं पीछे खींचूंगा तो वो किसी एक जगह पे आके मिल रही होंगी, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। या फिर अगर यहां से कोई आदमी देख रहा होगा, अगर कोई यहां से बैठा देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि ये जो सारी रेज हैं किसी एक पॉइंट से मिलके आ रही हैं, उसी पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, एक वर्चुअल है, तुम्हें लगेगा कि यहां से आके मिल रही हैं, ठीक, मिलता हो तुम्हें दिखाई नहीं देगा किसी एक पॉइंट पर। तो ये ऑल थिंग अबाउट कॉनकेव लेंस। अभी चलते हैं, 3 रूल है कॉन्वेक्स लेंस के, वो तीनों रूल पढ़ते हैं आज और वीडियो को यहीं पे कर देंगे एंड, तीनों रूल पढ़ने के बाद। तो पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो लेंस से पास होने के बाद वो जाएगी और फोकस पे मिल जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊं एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पे मैं खींचूं उसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद तो ये वाला पॉइंट उसका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और ये मान लीजिए कि ये वाला फोकस F1 है और ये वाला फोकस F2 है। जब रेज इसके पैरेलल जाएंगी, एक चीज खींचना भूल गया मैं, ये वाली लाइन, ठीक। जब ये रेस पैरेलल जाएगी तो यहां से टकराने के बाद ये सीधा फोकस से पास होगी। ये है आपकी इंसिडेंस रे और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां से पास होने के बाद ये कैसे जाएगी, फोकस से पास होकर के निकल जाएगी। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। जैसे ही लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर, जैसे ही अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्टेड होते ही वो कहां पे जाके मिल जाएगी, फोकस से मिल जाएगी। मैंने बोला 2 फोकस है, इधर भी एक इधर भी, तो F1 F2 ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लिखिए इसको, चलते हैं सेकंड रूल पे। 3 ही है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, घड़ी लगाना भी नहीं है, ठीक है। देखिए अब सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होके जा रही है तो कुछ नहीं होगा, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के चली जाएगी, ना कोई रिफ्रैक्शन, ना वो फ्रैक्शन, ना डिफ्रैक्शन, कुछ नहीं, जो भी होना होगा कुछ नहीं पता, सीधा आएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है तो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होके चली जाएगी। ये रहा आपका, ऑप्टिकल सेंटर बाद में बनाऊंगा, पहले लाइन ही है तो खींच लो, हट रहे, ये मेरी लाइन, ये भी खींच लो, ठीक। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F1, नहीं ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F1। रे ऑफ लाइट कहां पे आ रही है, रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो सीधा आगे गिरी है किस पे, ऑप्टिकल सेंटर पे। जब रे ऑफ लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे आगे गिरी है तो वो सीधा ऐसे ही निकल जाएगी और कुछ नहीं होगा, और बेटा कुछ नहीं होगा। अगर रे ऑफ लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिर रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वो ऐसे सीधा निकल जाए, कुछ नहीं होगा। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोस स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। गिरने के बाद भी कुछ भी रिफ्रैक्शन होगा एकदम सीधा ऐसे निकल जाएगी, ठीक। लिखिए एक और बचा है बस, चलिए चलते हैं आखिरी रूल की तरफ, और बेटा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा बस, ठीक है। आखिरी रूल क्या कह रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर पास हुई तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। A ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel its principal axis after the refraction। सीधी सीधी बात कह रहा है कि अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना के आपको दे दूं
क्या कर दूं, एक कॉन्वेक्स लेंस आपको बना के दे दूं और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस आपको खींच दी जाए। खींचने के बाद आप पूरा नहीं खींच पाता हूं, एक तो मैं पागल की तरह, ठीक, खींच दी जाए तो अगर उसका एक ऑप्टिकल सेंटर हो, ठीक, अगर उसका एक ऑप्टिकल सेंटर हो, अगर उसके पास एक f1 हो और उसके पास एक f2 हो, ठीक, और अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट उसके पास एक f2 हो ना, जितनी डिस्टेंस उधर से होगी इतनी इधर से भी होगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं, अगर उसके पास एक f2 हो, एक f2 हो और कोई रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे पास होती हुई जाके टकराए, ठीक, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आई, टग रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके आई तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कैसी लौट जाएगी, वो लौट जाएगी पैरेलल। तो तीनों रूल आपने पढ़ लिए। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। अभी कुछ तो अभी आए होंगे क्लास में, कुछ का एग्जाम चल रहा होगा जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कुछ स्कूलों में जो स्कूल एडवांस है वहां हो चुका होगा। तो ये हो चुका है, सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है, नहीं अभी 3-4 टॉपिक हैं। क्या? अभी लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये 2 इमेज फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है और वो है। तो हो सकता है अगर ये अभी 7वां वीडियो है ना तो 3 वीडियो भी आ सकते हैं। एक में आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों का, एक में हो जाएगा आपके क्या, एक वीडियो में आपका हो जाएगा फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज कम रहें तो वीडियो के क्वेश्चंस भी उसी में आ जाएंगे, अगर फॉर्मूलाज उस वीडियो से ज़्यादा हो रहे हैं तो कोशिश करूंगा वीडियो ही लंबी करके मैं उसमें ही क्वेश्चंस डाल दूं। तो कोशिश करूंगा 2 ही वीडियो डालने की, अगर नहीं हो पाता है तो 3 वीडियो डालना पड़ेगा। या तो मैं ये कर सकता हूं कि कल मैं इमेज फॉर्मेशन दोनों का खत्म कर लूं और उसी में फॉर्मूला भी लिखवा दूं और उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ला दूं अगले वाले में। देखते हैं जैसा हो पाता है, जैसी भी कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आपको मिलेगी 42-43 मिनट की, बनने में लग गए 2 घंटे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।